हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स का लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो देखिए आज है 1 मई, तो 1 मई का करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले कर लेते हैं जो आपको कल के लेक्चर में क्वेश्चंस दिए थे उनको देख लेते हैं। हम डेली बेस पे आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, तो आज ही उनको देखते हैं। और देखिए जो हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं ये आपको मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के आसपास प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो इवनिंग में 7 से 8 बजे के आसपास अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आ जाइए, बिना देरी करे देखते हैं। देखिए कल के लेक्चर में हमने सबसे पहली खबर देखी थी रेड सी से रिलेटेड। तो रेड सी में क्या है, रेड सी में जो हौती रिबेलिएशन के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ से माइग्रेशन, यहाँ से जो कार्गो शिप जाते थे मेडिटेरियन सी होते हुए नॉर्थ यूरोप तक जाते थे, तो वो क्या है यहाँ से बंद हो गए जाना। तो उनको क्या है, पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ रहा है केप ऑफ गुड होप होते हुए, और फिर ये नॉर्थ यूरोप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन एमिशन बढ़ गया है, क्योंकि इनको टाइम ज़्यादा लग रहा है। करीब करीब 7 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए इनके, जो जहाँ पर वो 7 दिन पहले पहुँच जाते थे, अब 7 दिन का सफ़र और बढ़ जाने के कारण कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चीज़ पर खबर थी। फिर दूसरी खबर है, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई। उसमें इन्होंने दोनों ने एग्रीमेंट किया कि भैया इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर हम दोनों क्या करेंगे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी बात करी गई है ना। साथ में जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट खबर थी कि चाइना ने क्या है, चाइना का जो इंडिया से इम्पोर्ट है वो बढ़ गया है। पहले 21% होता था 15 साल पहले, अब वो 30% तक ग्रो कर गया है। तो इस चीज़ पर पूरी खबर है। उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल कौन बना रहा है, दुबई के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये खबर थी, हमने इसको पूरा डिटेल में समझा था। उसके बाद में इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, 200 नए मोर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की अनुमति दे रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान सकते हैं, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स है क्या, इस पर हमने डिटेल में ये समझा था। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया के ऊपर एक नई स्ट्रेटेजी लाई है कि मलेरिया को 90% तक 2030 तक खत्म करने की बात करी गई है। मलेरिया के अगर मच्छर की बात करी जाए तो कौन सा हो जाएगा, एनोफेलिस मॉस्किटो होता है मलेरिया को फैलाने वाला। अगर हम एडिस एजिप्टी की बात करें तो उसको उसके लिए कौन सा है, डेंगू मच्छर, वो डेंगू के लिए एडिस एजिप्टी होता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमने ये पूरे गोल्स डिस्कस किए थे, क्या विजन है, क्या माइलस्टोन गोल है ना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करी थी। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए बोला जाता है, इसको कौन से वर्ष के अंदर लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी, है ना। 2002 में ये मनी लॉन्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एनेक्ट किया गया था, इसे लागू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट खबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, प्रधानमंत्री जनमन स्कीम। तो ये जनमन स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये जनजातियों से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीवीटीजीज हो जाएगा। तो पीवीटीजीज की फुल फॉर्म क्या है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसे याद करें तो ये आपको याद रहेगी। ठीक है, अब आ जाइए आज के लेक्चर पे देखते हैं आज का में क्या खास है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले खबर है शारावती रिवर से लेकर। तो शारावती रिवर आपको पता हुई कहाँ है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ये है कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है शारावती रिवर। तो ये शारावती रिवर क्या है, शारावती रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर। जैसे नर्मदा हम तापी की बात करते हैं तो ये किधर फ्लो करती हैं, वेस्ट वर्ड ही फ्लो करती हैं, अरेबियन सी के अंदर अपना ये पानी ड्रेन करती हैं। तो ऐसे ही शारावती रिवर है जो अपना पानी कहाँ किधर ड्रेन करती है, वहाँ अरेबियन सी के अंदर ड्रेन करती है। अब इस जो शारावती रिवर के ऊपर क्या है, एक पावर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जो पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट कहलाएगा, जिसपे 2000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किसको मिल गया है, MEIL को मिल गया है। तो ये MEIL है क्या, तो ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। हैदराबाद कहाँ पर लोकेटेड है, हैदराबाद कैपिटल है किसकी, तेलंगाना की। तो ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको ये 2000 मेगावाट का शारावती पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट मिल गया है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटक के अंदर। ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी, 8000 करोड़ रुपए आएगी। अब देखिए ये जो रिवर है, शारावती जो रिवर है, इसकी एक कहानी है। अगर आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में आपने देखा होगा, जब आपको पता है रामायण के अंदर राम भगवान थे, राम भगवान जी, इनके पिताजी थे दशरथ जी। दशरथ ने क्या करा था, अपने बेटे को राम जी को वनवास दिया था कि भाई जंगलों में जाकर रहें। तो जब ये यहाँ इन जंगलों से राम भगवान सीता माता एंड लक्ष्मण जी जब जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, सीता माता को प्यास लगी। प्यास लगने के कारण यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, तो राम भगवान ने अपना तीर कमान निकाला और एक तीर चलाया और उससे ये रिवर ओरिजिनेट हुई।
जिसका नाम पड़ा शारावती। ठीक है, तो शारा मतलब जो तीर कमान होते हैं, शारा मतलब वो जो तीर होता है उसको शारा बोला जाता है। ठीक है, तो उसी से इसका नाम शारावती पड़ा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए ये कर्नाटका की लोकेशन है। यहाँ पर कर्नाटका में आप इस एरिया को जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवरें दिखाई देंगी, जैसे काली रिवर हो गई, गंगा वैली रिवर हो गई, है ना, अघना शीनी रिवर हो गई, शारावती रिवर हो गई, वेंकटापुर रिवर हो गई। तो ये कुछ रिवरों के नाम हैं जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये कर्नाटका की रिवर हैं। उसमें से इस रिवर की बात कर रहे हैं, शारावती रिवर की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। तो देखिए ये अपना पानी कहाँ गिरा रही है, अरेबियन सी के अंदर गिरा रही है। अगर ये पानी इस तरीके से फ्लो करके इधर गिराती है तो ये बे ऑफ बंगाल हो जाता है। ठीक है, जो कावेरी रिवर कहाँ करती है अपना पानी बे ऑफ बंगाल में करती है, इस तरीके से याद रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बैन लगाने की बात करी गई है कि वाईफाई 6E रूटर्स पर बैन लगाया जाए। अभी क्या है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये वाईफाई कौन सा 6 दे रही हैं। अगर हम बात करें वाईफाई 6, ठीक है, ये वाईफाई 6 प्रोवाइड कर रही हैं। और ये वाईफाई E रूटर जब जुड़ जाता है तो ई का मतलब होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो वाईफाई 6 की जो रेंज है उसको ये एक्सटेंड करने का कार्य कर रही हैं। तो इन्होंने ये कहा है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ ने कि भैया ये जो ई है एक्सटेंशन जो लाया गया है वाईफाई 6 का, ये एक इलीगल है क्योंकि ये अलग चैनलों पे काम कर रहा है और उसकी अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी परमिशन नहीं दी है। और जो इस तरीके के वाईफाई 6E रूटर्स बेच रहे हैं तो उन पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाए, क्योंकि इन कंपनियों को इससे नुकसान भी होता है। ठीक है, अगर उनके डेटा को ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे ई लगाकर तो फिर जो कंपनियों का एक्सटेंशन है वो कौन खरीदेगा। ठीक है, इसलिए ये कर रहे हैं। तो रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे प्रमुख दूरसंचार खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व करने वाले सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से वाईफाई 6E रूटर्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है, जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये 6 गीगाहर्ट्ज जो वाईफाई 6E रूटर्स हैं, ये आसानी से अमेजन, फ्लिपकार्ट, मोगलिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है। और ये साथ साथ जो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन व्यापारी भी इसे अवैध रूप से बेच रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये आग्रह किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भैया इनको बैन किया जा सके। फिर दूरसंचार विभाग DOT ने अभी तक 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के उपयोग पर निर्णय नहीं लिया है, इसीलिए क्या है अभी यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस सा पड़ा हुआ है। जैसे 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें फिर इन पे एक गाइडलाइन लेकर आई जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन लाई जाएंगे। और अगर वाईफाई 6E रूटर्स अनाधिकृत तरीके से बेचे जा रहे हैं तो उन पर क्या होगा, पाबंदी भी लगाई जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, RBI ने प्रपोज किए हैं न्यू रूल्स। क्या रूल्स प्रपोज किया है, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, आप जनरली देख रहे होंगे कि आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का बहुत तगड़ा जमाना आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉम्बार्डिंग भी की जा रही है, बार बार नए रूल्स लाए जाते हैं, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ ना हो। इसलिए जो कंज्यूमर्स हैं, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, अगर वो मान लीजिए फ़ॉरेन विदेश में बैठी हुई किसी कंपनी के साथ में यहाँ से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके साथ में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए ही इस तरह के नए रूल्स बार बार लाए जा रहे हैं। अब देखिए आपने नाम सुना होगा फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट होते हैं उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं जनरली बैठे बैठे यहाँ से, तो इनके लिए ही ये रूल्स लाए गए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डिमांड करते हैं कि डॉलर्स के अंदर वहाँ पे पेमेंट की जाए। ठीक है, तो अब इंडियन क्या करते हैं, इंडियन अपने इंडियन रुपीज़ को पहले क्या है डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं किसी वेबसाइट पे जाकर, है ना, कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उसमें जाकर आप अपने इंडियन रुपीज़ को बेचकर डॉलर खरीद सकते हैं। और डॉलर को खरीदने के बाद में आप क्या करेंगे, इन फॉरेक्स मार्केट में वो पैसा लगाएंगे और वहाँ से जो इनकम होगी फिर वो अपनी जेब में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं बार बार, जिससे क्या होगा, इसको एक मॉनिटर किया जा सके, चैनलाइज किया जा सके, और जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है, उनको रोका जा सके। इसके लिए वर्ष 2018 के अंदर RBI ने उचित पहुँच, पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता और बाजार दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ETP के लिए एक नियामक ढांचा पेश भी किया था। अब तक के 5 ऑपरेटर द्वारा संचालित 13 ETP को इस ढांचे के तहत अधिकृत भी किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है कि G7 कंट्रीज़। देखो G7 के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। तो जो देखो G7 जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में पहले एक +1 भी होती थी जिसका नाम था रशिया। ठीक है, रशिया के अलग होने के कारण पहले इसको G8 भी बोला जाता था बीच में। ठीक है, पहले G7 थी, फिर रशिया जुड़ा, रशिया के जुड़ते ही G8 हो गया, अब रशिया के वापस निकलते ही ये वापस से G7 हो गया है। तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो G7 के अंदर आती हैं, प्लस साथ में इसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है ना। वो G7 का पार्टी है एक तरीके से, अलग से इसको नहीं गिना जाता, पर यूरोपियन यूनियन भी आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकता है। तो इन सब ने मिलकर एक क्या करा, डिस्कशन किया कि इनने बात करी कि भाई ये हम जो ये कोल है, कोल पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। 2035 तक हमें जो कोल का इस्तेमाल करके जो हम बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको फेज़ मैनर में उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, अनइवन राइज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और साथ में जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उनको भी रोकना है। और साथ में एक बात और करी गई है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमें टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है। कब से? प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1990 से पहले जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को बेस मानते हुए उससे 1.5 डिग्री तक ही टेम्परेचर को 1.5 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही टेम्परेचर रखने की हम बात कर रहे हैं। तो ये हम कब रख पाएंगे? जब हम फेज मिरर में ये क्लाइमेट को राइज करने वाले जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उन सबको हमको क्या होगा, रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब जैसे कोल की बर्निंग से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बन क्या है, हीट एब्जॉर्बिंग का काम करती है, और उस हीट एब्जॉर्बिंग के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये कोल पर क्या है, फेज मैनर तरीके से इसका प्रोडक्शन पर बैन लगाने की बात की गई है ये G7 कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये G7 की ऊर्जा मंत्रियों ने इटली के ट्यूरिन में अपनी बैठक के दौरान जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और अपनी प्रतिबद्धता के तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की संभावित समय सीमा पर चर्चा की। ये चर्चा दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 228 में जो दिसंबर में हुई थी 2023 में, तो जलवायु शिखर सम्मेलन के मद्देनजर यहाँ दुनिया में कोयला, तेल और गैस से दूर जाने का संकल्प लिया था। इसमें कोयला चरण आउट के लिए प्रस्तावित समय सीमा भी रखी गई। कौन सी हो गई? 2035, 35 हो गई। ये थोड़ा ध्यान रखें कि प्रपोज्ड टाइमलाइन फॉर द कोल फेज आउट क्या हो गया, 2035 तक हम कोल का प्रोडक्शन पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। और साथ में G7 ने ऊर्जा मंत्री कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने के लिए साझा लक्ष्य भी डिसाइड किए, जिसमें से प्रस्तावित समय सीमा 2030 के दशक की पहली छमाही में मतलब 6 मंथ में, संभावित 2035 तक कोयला बिजली उत्पादन के चरणबद्ध तरीके को समाप्त करने की, मतलब चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की है। फिर दूसरा हो गया नवीनतम G7 मसौदा, एक नया G7 ड्राफ्ट भी पेश किया गया है, जिसमें ये बात करी गई है कि 2030 के दशक की पहली छमाही के दौरान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि सीमा को पहुंच के भीतर रखने के लिए हमें समय सीमा में बेरोक-टोक कोयला बिजली उत्पादन को चरणबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब चरणबद्ध तरीके से इसको बंद करने की ज़रूरत है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए IMF, यहाँ है पाकिस्तान से खबर, ठीक है। पाकिस्तान से क्या है, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा था कि हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देंगे, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान में जो वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज हुआ है, जिससे पाकिस्तान डील कर सके। तो उसी चरण के रूप में इन्होंने क्या कहा था, हम $3 बिलियन की सहायता करेंगे, ठीक है। $3 बिलियन की जो सहायता की जा रही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, $3 बिलियन, ठीक है। तो $3 बिलियन की सहायता करेंगे, उसमें से $1.1 बिलियन का एक पहली किश्त ये पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। इसी पे ये पूरी खबर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के रूप में कितने रुपए दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये रुपए भी याद रखने हैं कि $3 बिलियन दिए जाएंगे टोटल मिला के, जिसमें $1.1 बिलियन की पहली किश्त दी जा रही है। और देखो पाकिस्तान ने क्या है, आप देखो 2 देश हैं एक साथ आज़ाद हुए 1947 में 2 देश आज़ाद होते हैं, एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरे का नाम है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद होते हैं, परंतु पाकिस्तान ने अपनी मतलब जो इनकी राजनीति कैसी थी, इंडिया के अगेंस्ट में थी। ये कुछ भी काम करना चाहते थे इंडिया से कंपैरिजन, इंडिया से रिवेंज लेते हुए हर चीज़ को डील कर रहे थे। अगर देखा जाए नेहरू युग से देखते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स थी वो किस चीज़ पे थी, डेवलपमेंट पे फोकस थी, पॉवर्टी पे फोकस थी, एजुकेशन पे फोकस थी। तो हमने किस चीज़ पर जोर दिया, हमने डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, पीस, शांति, वार्ताओं पे हमने दुनिया को साथ लेके चलने की कोशिश करी। और पाकिस्तान ने किसको प्रमोट किया, टेररिज्म को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्या हुआ, गर्त में चला गया। पाकिस्तान किस पर, अल्लाहू अकबर के नारे लगा के यहाँ पर क्या होगा, रिलीजियस कंट्री बनाने की बात करी। जब भी कोई
कंट्री धार्मिक कंट्री बनाई जाती है तो वहाँ पर क्या है, देखो ऐसा नहीं है 100%, परंतु अगर धार्मिक कंट्री बना रहे हैं और वहाँ आप एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो आप क्या है, गर्त में चले जाएंगे। ये पाकिस्तान उसका जीता जाता उदाहरण है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी भी आपको किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है, रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं करना है ना, कट्टरवाद को कभी सपोर्ट नहीं करना है। अगर कट्टरवाद को आप सपोर्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए खुद का खड्डा खोद रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आप कितने भी युद्ध देख लीजिए, कितनी भी कोई चीज़ देख लीजिए, सब एंड किससे होते हैं, पीस ट्रीटी से ही एंड होते हैं, शांति वार्ताओं से वो सारे युद्ध खत्म हुए हैं। चाहे इतिहास में कभी भी कोई सा भी युद्ध उठा के देख लीजिए, तो अल्टीमेट क्या होता है, पीस ही समाधान होता है, शांति ही समाधान होता है। तो पहले ही शांति को अपना लीजिए तो आप गर्त में जाने से बच जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $3 अरब की राहत राशि की अंतरिम 1.1 अरब डॉलर की किस्त तत्काल जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट खबर है यहाँ से गुजरात से। देखो गुजरात में ये लूना क्रेटर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये लूना क्रेटर किस चीज़ से फॉर्म्ड हुआ, तो ये म्यूटेराइट के इम्पैक्ट से फॉर्म हुआ है। एक रिसर्च स्टडी में ये पता लगाया गया कि भैया ये क्रेटर किस तरीके से फॉर्म हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या था, एक उल्का पिंड आके ब्लास्ट हुआ, मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा और उसके इम्पैक्ट से ये इस क्रेटर का निर्माण हुआ है। ये करीब करीब अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, 1.8 किलोमीटर फैला हुआ है। तो हम करीब करीब 2 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं, 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगर इसकी हाइट की बात करी जाए तो ये करीब करीब कितना होगा, 6 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हालिया भूरासायनिक विश्लेषण पुष्टि की है कि भारत के गुजरात के बिन्नी मैदान, घास के मैदान में स्थित लूना क्रेटर लगभग 6,900 साल पहले उल्का पिंड के प्रभाव से बना था। इस क्रेटर का नाम लूना गांव के निकट होने के कारण इसका नाम लूना क्रेटर रख दिया गया है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1.8 किलोमीटर है और 6 मीटर इसकी हाइट है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट खबर है आर्टिफिशियल सिनेप्सिस है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने क्या करा है, पानी और नमक का इस्तेमाल करके ये आर्टिफिशियल सिनेप्सिस बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम है, आज इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये नीदरलैंड में उच्चेट विश्वविद्यालय और दक्षिण कोरिया के सोंगांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पानी और नमक के मिश्रण से एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल जंक्शन का विकसित किया है। कि अब ये जो आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल जंक्शन है, इन्हें क्या बोला जाता है, स्नैप्स बोला जाता है। तो ये जो स्नैप्स हैं ये क्या काम करेंगे, जिस तरीके से इंसान के मस्तिष्क का डेवलपमेंट हुआ है उसी तरीके से ये इनको डेवलप किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, फंक्शन करता है, एडवांस है, बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब ये आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल जंक्शंस का निर्माण किया जाएगा, ये सिनेप्सिस बनकर रेडी हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो कंप्यूटर जो हम बनाते हैं, जो एडवांस कंप्यूटर बनाते हैं, उसके क्षेत्र में एक बहुत अभूतपूर्व योगदान देने में कारगर रहेगा, जो बिल्कुल हूबहू ह्यूमन ब्रेन की कॉपी करने में सक्षम भी हो सकता है। तो इस चीज़ पर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ह्यूमन ब्रेन के जो स्नैप्स बनाए गए हैं इनमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, पानी और सॉल्ट का, है ना, पानी और नमक से ये स्नैप्स बनाए गए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक क्या है, एक इसरो, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है द इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो 2023 की रिपोर्ट है ये क्या बात बता रही है, ये बात बता रही है कि वर्ष 2022 के मुकाबले 2022 के मुकाबले 2023 में ज़्यादा स्पेस प्रोग्राम्स किए गए हैं, स्पेस सैटेलाइट्स भेजी गई हैं अंतरिक्ष में। तो इसी चीज़ पर ये बात कर रहा है पूरी की पूरी। तो इस जो सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट द्वारा संकलित इसरो के अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ, द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट। से पता चला है कि 2023 की 2022 23 की तुलना नहीं है, 22 की तुलना में 2023 में अधिक अंतरिक्ष वस्तुओं को कक्षा में रखा गया है। ठीक है, 2023 में क्या करा गया, तुलना गलत हो जाएगा, 2023 में अधिक अंतरिक्ष वस्तुओं को रखा गया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले जो क्या है ज़्यादा है, ये बताती है। ठीक है, तो अगर हम वैश्विक रिपोर्ट की बात करें, वैश्विक परिदृश्य की, तो 2023 में 212 लॉन्च किए गए टोटल मिला के, जिसमें ऑन ऑर्बिट बैकअप इवेंट भी हो गए जिसमें 3,143 ऑब्जेक्ट जोड़े गए हैं। और अगर हम बात करें
2022 में, तो 2022 में 179 लॉन्च किए गए थे। तो 179 और 212 से वैसे ही पता चल रहा है कि 2022 में अगर 180 के आसपास लॉन्चेस किए गए हैं, तो 2022 में 212 के आसपास लॉन्चेस किए गए हैं। तो ये अंतरिक्ष में क्या है, हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष के अंदर क्या हो रहा है, अंतरिक्ष के अंदर मलबा इकट्ठा होता जा रहा है, जो स्पेस डेब्रिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ख़त्म भी होते हैं ना। तो ये स्पेस के अंदर जो स्पेस है उसको ख़त्म कर रहा है एक तरीके से देखा जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर हर देश अपनी इतनी सारी सैटेलाइट्स भेजेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो आउटर स्पेस है उसका जो एनवायरनमेंट है वो खतरे में पड़ जाएगा। उस चीज़ को इंगित करते हुए ये रिपोर्ट लिखी गई है पूरी की पूरी, और ये बताती है कि भारतीय परिदृश्य में भारत ने कितने 31 दिसंबर 2023 तक 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जिसमें लियो लो अर्थ ऑर्बिट पे कितने 22, जियो के अंदर कितने 29। जियो की फुल फॉर्म चलो आप लिखो कमेंट सेक्शन में, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लियो जियो सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो जियो की फुल फॉर्म लिखिए। तो भारत ने क्या है, भारत के 3 एक्टिव डीप स्पेस मिशन चल रहे हैं। कौन कौन से, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 propulsion मॉड्यूल। तो ये 3 जो मिशन हैं इंडिया के, ये अभी क्या है, डीप स्पेस मिशन में एक्टिव हैं, पूरी एक्टिवली काम कर रहे हैं। 2023 के अंत तक 21 भारतीय उपग्रहों ने वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया, जिसमें से मेगा ट्रॉपिक्स 1 है। तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 क्या काम करता है, मेगा ट्रॉपिक्स काम करता है, ये मेगा ट्रॉपिक्स यहाँ लिखा हुआ है इसमें, है ना, ये आ गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मेगा ट्रॉपिक्स है क्या। तो इसे इंडिया ने फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो इसका काम क्या है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में वाटर साइकिल एंड एनर्जी एक्सचेंज की स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है। वाटर साइकिल प्लस एनर्जी एक्सचेंज की स्टडी करने के लिए इसको स्पेस में भेजा गया है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 के नाम से ये जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। तो बताइए, देखो हाल ही में समाचारों में देखी गई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एंटी रिट्रोवायरल ART भी बोला जाता है, थेरेपी, ठीक है। रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड विच डिजीज। तो पहल की किस बीमारी से इसका संबंध है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का संबंध कौन सी बीमारी से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेंगू से है, HIV एड्स से है, ट्यूबरक्लोसिस से है, मलेरिया से है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध कौन सी बीमारी से है। तो देखिए ये एक ही क्वेश्चन है आज के लेक्चर में। तो फिर स्टूडेंट देखो, आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। और देखिए हमारे द्वारा ये GK की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चलती है, ठीक है। जो भी इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पे 8118816110 पर, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।